नमस्कार। भारतीय गणराज्य के स्वतंत्र, जागरूक, चिंतनशील, गंभीर, अनुशासित नागरिकों, हमने अक्सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में तरह तरह के ऐसी खबरें सुनने को हमने पाया जिससे देशवासी पूरी तरीके से गुमराह हैं। कभी कभार तो ऐसी चीज़ें आती हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ ऐसी खबरें होती हैं कि जिसमें तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या कराई गई। कुछ ऐसे तथ्य हैं जिसमें गृह मंत्रालय से प्राप्त पत्रों के आधार पे ये देखने को मिलता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु तो विमान दुर्घटना में हुई थी, किंतु 3 कमेटियां जो शहनवाज आयोग, खोसला समिति और मुखर्जी आयोग जो बने, उन्होंने इस बात को तस्दीक तो किया है कि नेताजी की मृत्यु 1945 में हुई थी। लेकिन एक ऐसा दस्तावेज जो गृह मंत्रालय से हमें प्राप्त हुआ, उसमें मुखर्जी आयोग ने ये तो तस्दीक किया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी, लेकिन ये प्रामाणिक तौर पे नहीं कहा जा सकता कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो मृत्यु 18 अगस्त 1945 को जो हुई थी वो विमान में हुई थी। यदि हम मुखर्जी आयोग के जो अंतिम जांच हुआ था, मुखर्जी आयोग के उस जांच को पढ़ें तो स्पष्ट होता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु जो है वो विमान में नहीं हुई थी, लेकिन उनकी मृत्यु का कारण विमान दुर्घटना था। यानी नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हुई थी और उस मृत्यु का जो कारण था वो विमान दुर्घटना था, लेकिन विमान में नेताजी की मृत्यु नहीं हुई थी। इस बात से हम पूरी तरीके से मुखर्जी आयोग की जो जांच है
जो रिपोर्ट है उससे हम पूरी तरह से सहमत हैं कि नेताजी की मृत्यु तो 18 अगस्त 1945 में हुई थी और उसका कारण विमान दुर्घटना था, लेकिन नेताजी विमान में नेताजी की मृत्यु नहीं हुई थी। और यदि हम और गंभीरता पूर्वक इसका खुलासा करें तो हम ये पाते हैं कि नेताजी की मृत्यु का कारण विमान दुर्घटना तो था, लेकिन नेताजी की मृत्यु विमान में नहीं हुई थी। उनकी मृत्यु जो है वो सैनिक अस्पताल नानमोच में हुई थी और उनकी मृत्यु शाम को 7 बजे 18 अगस्त 1945 को शाम को 7 बजे हुई थी। यदि हम मुखर्जी आयोग के इस जांच के इस रिपोर्ट को देखें और उस पे जो कई ऐसे तथ्य खबर जो मिली उसमें उसका विश्लेषण गंभीरतापूर्वक करें तो ये हम इस बात पे पहुंचेंगे निश्चित तौर पे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का कारण 18 अगस्त 1945 की विमान दुर्घटना थी, लेकिन विमान में नेताजी की मृत्यु नहीं हुई थी। उनकी मृत्यु सैनिक अस्पताल में हुई थी और वो जो समय था मृत्यु का वो शाम को 7 बजे था। हम इस पे अपने देशवासियों से इस बात का हम तस्दीक करेंगे क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें 3 तानाशाह जिसमें सबसे पहले बड़े हिटलर जो नाजीवाद थे, मुसोलिनी जो फासीवाद थे और जापान के तोजो, इन तीनों ने संयुक्त रूप से ब्रिटेन और अमेरिका के खिलाफ जो जंग थी उस जंग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पर जो मतभेद है भारतीय आज़ादी के नायकों के बीच में वो इसी बात पे है कुछ, और इसी को लेकर के देशवासियों को गुमराह किया जाता है। आदरणीय विद्वान देशवासियों, अक्सर हमें नेताजी की जब फोटो देखते हैं तो उसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेना की वर्दी धारण किए हैं
और तमाम मेडल्स लगाए हुए हैं और उन्हें आज़ाद हिंद फौज INA जिसको कहते हैं इंडियन नेशनल आर्मी, उसका उन्हें संस्थापक बताया जाता है। प्रश्न ये है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो सेना की वर्दी दी गई थी, वो सेना की वर्दी नेताजी को किसने दी थी? और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना क्या नेताजी ने स्वयं किया था या उससे पहले किसी और ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था और उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उसकी जिम्मेदारी सौंपी थी? या किसने दी थी? यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण गंभीर प्रश्न है। भारत के कई राजनीतिज्ञ ऐसे हैं जिन्होंने नेताजी के ऊपर आरोप लगाया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हत्या कराई गई थी। विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, उनकी हत्या कराई गई थी। ये तो बात सच है कि नेताजी की मृत्यु विमान में नहीं हुई थी। उनकी मृत्यु का कारण विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना जरूर था, लेकिन विमान में बैठे नेताजी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को विमान में नहीं हुई थी, बल्कि उनकी मृत्यु जो है वो अस्पताल नानमोज सैनिक अस्पताल में हुई थी और उनकी मृत्यु शाम को 7 बजे 18 अगस्त 1945 को शाम को 7 बजे हुई थी। इससे भी पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस के कर्नल ड्राइवर थे निजामुद्दीन, जो आजमगढ़ के बिलरियागंज के रहने वाले थे। उन्होंने अपने बयान में ये कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 45 में नहीं हुई थी, क्योंकि थाईलैंड स्थित नदी के एक पुल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिले थे और जब वो मिले थे तो उस समय नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई शरद चंद्र बोस उस समय उपस्थित थे। यहाँ हम आप से इस बिंदु पे खुलासा करना चाहते हैं कि जब 1946 में अंग्रेजों ने ये देखा, ब्रिटिश हुक्मरानों ने ये देखा कि अब भारत को गुलाम बना के रखना बड़ा ही मुश्किल है, दूभर काम है, इसलिए उन्होंने
सत्ता का हस्तांतरण करवाया। और ये सत्ता का हस्तांतरण 2 सितंबर 1946 को हुआ था। और सत्ता का जो हस्तांतरण हुआ था तो सत्ता के हस्तांतरण से पहले ब्रिटिश हुक्मरानों ने गवर्नर जनरल की उपाधि, गवर्नर जनरल का पद सृजन किया और गवर्नर जनरल के हाथ में सत्ता का हस्तांतरण हुआ। भारत में भारतीय गवर्नर जनरल का पद चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के हाथों में किया गया था। और पाकिस्तान में गवर्नर जनरल का जो पद था वो जिन्ना को दिया गया था, जिन्हें कायदे आजम की उपाधि दी गई थी। तो जिन्ना साहब पाकिस्तान के नुमाइंदे थे, जिन्हें गवर्नर जनरल पाकिस्तान का पद दिया गया था। और भारत में गवर्नर जनरल का पद जो है वो दिया गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के हाथ। बड़े आश्चर्य की बात है कि ब्रिटिश हुक्मरानों ने भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के हाथों में सत्ता का हस्तांतरण तो किया, और जो अंतरिम सरकार बनी वो जो है उस अंतरिम सरकार के गठन की जिम्मेदारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को नहीं दी गई। सत्ता का हस्तांतरण तो गोपालाचारी के हाथों में हुई, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के, लेकिन उन्हें अंतरिम सरकार बनाने की जिम्मेदारी, बनाने का हक उन्हें नहीं दिया गया। क्योंकि एक तरफ भारतीय गवर्नर जनरल के पद पर उनकी नियुक्ति हुई, सौंपा गया उनको, लेकिन उनको जो मंत्री का पद दिया गया था वो वाणिज्य मंत्री थे। जबकि पाकिस्तान में सर्वे सर्वा जो थे जिम्मेदारी दी गई थी वो जिन्ना को दी गई थी, और भारतीय गवर्नर जनरल को कोई हक नहीं दिया गया था। सत्ता का हस्तांतरण तो हुआ, लेकिन उस सत्ता के हस्तांतरण में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि मंत्री थे, शरद चंद्र बोस जो सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई थे, उन्हें खान और इस्पात मंत्री दिया गया था,
जॉन मथाई वित्त मंत्री थे, सरदार बलदेव सिंह वो सुरक्षा मंत्री थे, और इस तरह से अनेकों मंत्रालय दिया गया, जिसमें नेहरू जी विदेश विभाग के और कॉमनवेल्थ के मंत्री थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, कानून मंत्री के रूप में डॉक्टर अंबेडकर साहब थे, और जो आपके मुखर्जी साहब ये भी मंत्रिमंडल कश्मीर विभाग के मंत्री को देख रहे थे, मंत्रालय देख रहे थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण तो हुआ, लेकिन वो जो मंत्रिमंडल बनाया गया था, अंतरिम सरकार का मंत्रिमंडल, वो लॉर्ड वॉवेल ने बनाया। सत्ता का हस्तांतरण भले ही चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के हाथों में किया गया, लेकिन मंत्रिमंडल जो बनाया गया 2 सितंबर 1946 को, वो लॉर्ड वॉवेल ने बनाया। और बाबू जगजीवन राम श्रम मंत्रालय की पदवी संभाले थे। तो बड़े आश्चर्य की बातें ये हैं कि इन तथ्यों से देशवासियों को पूरी तरीके से अवगत नहीं होने दिया जा रहा है। इसके पीछे हमें इन रहस्यों को भी थोड़ा देखना पड़ेगा, गंभीरतापूर्वक चिंतन करना पड़ेगा। तो अब निजामुद्दीन ने जब ये बात कही थी कि 1946 में थाईलैंड स्थित नदी के पुल पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस अपने भाई शरद चंद्र बोस के सामने उपस्थित हुए थे, मिले थे, जहाँ पे उन्होंने बयान दिए थे, और निजामुद्दीन भी वहाँ पे था, निजामुद्दीन जी भी वहीं थे। तो शरद चंद्र बोस जी, जो कि लॉर्ड वॉवेल के द्वारा बनाई गई अंतरिम सरकार में जो है खान और इस्पात मंत्री थे, सुभाष चंद्र बोस के बड़े भाई, और वो वहाँ पे उपस्थित थे। और जब नेताजी स्वयं उपस्थित थे, शरद चंद्र बोस खुद मिले थे नेताजी से उस समय, तो इस बात की जानकारी देशवासियों को क्यों नहीं दी गई शरद चंद्र बोस जी से? इससे तो बातें पैदा होती, या तो स्वयं शरद चंद्र बोस जी इस बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं थे कि जो 46 में थाईलैंड स्थित नदी के पुल पर जो मिले थे वो सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, या तो इससे शरद चंद्र बोस जी सहमत नहीं थे। जहाँ तक मेरा अपना मानना है कि स्वयं बड़े आश्चर्य में थे शरद चंद्र बोस जी कि एक तरफ विमान दुर्घटना दिखाया गया और विमान दुर्घटना के कारण ही नेताजी की मृत्यु भी दिखाई गई, लेकिन चूंकि नेताजी विमान में नहीं मृत्यु हुई थी, उनकी मृत्यु अस्पताल में हुई थी, नानबोज सैनिक अस्पताल में हुई थी शाम को 7 बजे। तो मेरा अपना मानना है व्यक्तिगत तौर पे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु के बारे में शरद चंद्र बोस भी पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं थे कि जिससे हम मिले हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे।
इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि नेताजी की मृत्यु, नेताजी 1946 में जीवित नहीं थे। वो 1945 में ही 18 अगस्त 1945 में ही विमान दुर्घटना के कारण नानमोज सैनिक ताइवान के नानमोज सैनिक अस्पताल में उनकी मृत्यु शाम को 7 बजे हुई थी। और वो कारण जो था विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना है। कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो हम समय आने पर उसका खुलासा भी करेंगे और आपको भारत देश के गणमान्य देश के नागरिकों को, माननीय विद्वान नागरिकों के समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा। तो अब प्रश्न यहाँ पे एक और गंभीर प्रश्न पैदा होता है। जगराम जो कि नेताजी के गनर थे, उन्होंने भी नेताजी क्या नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ आरोप लगाया, तरह तरह के गुमराहपूर्ण, जिससे देशवासी गुमराह हो गए और आज तक गुमराह हैं वो। इन विषयों पे हमें चर्चा नहीं करनी। जो गंभीर चर्चा का विषय है वो इस बात पे है कि 1946 में जिस शरद चंद्र बोस से नेताजी सुभाष चंद्र बोस मिले थे, वो थे आखिर में कौन? क्या वो वास्तव में सुभाष चंद्र बोस थे या वो नहीं थे? यदि थे तो इसकी जानकारी देशवासियों को शरद चंद्र बोस साहब ने क्यों नहीं दी? और यदि वो नहीं थे तो भी इस बात, लेकिन नेताजी इस बात का, नेताजी के भाई शरद चंद्र बोस जो कि खान और इस्पात मंत्री थे, वो इस बात से सहमत नहीं थे कि नेताजी 1946 में जीवित थे। यहाँ पर हम आपकी एक बहुत महत्वपूर्ण खुलासा हम करना चाहेंगे आपके सामने। वो ये कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं आज़ाद हिंद फौज का गठन नहीं किया था, बल्कि आज़ाद हिंद फौज का गठन हरियाणा के एक जाट रजवाड़े ने किया था और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग लड़ते थे और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना उन्होंने की थी। बाद में अपने अंतिम काल में मान सिंह, संभवतः उनका नाम मान सिंह था, वो जाट थे, जाट रजवाड़े। उन्होंने रास बिहारी बसु को आज़ाद हिंद फौज की जिम्मेदारी सौंपी और जब बर्मा के जेल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात रास बिहारी बसु से हुई थी, तो रास बिहारी बसु ने आज़ाद हिंद फौज की जिम्मेदारी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया था और उन्होंने ही, रास बिहारी बसु ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सेना की वर्दी और कर्नल की उपाधि तथा मेडल से उनको सम्मानित किया था। ये सच्चाई वास्तव में यही थी।
कि आज़ाद हिंद फौज का गठन हरियाणा के जाट ने किया था और उन्होंने रास बिहारी बसु को आज़ाद हिंद फौज की जिम्मेदारी दी और रास बिहारी बसु ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की जिम्मेदारी सौंपी और उन्होंने ही इनको, नेताजी को, सैनिक वर्दी और मेडल, ये इनको सम्मान दिया और कर्नल का पद इनको दिया गया था। ये स्पष्ट होता है। थोड़ा सा हम कुछ मतभेद की बातें आपके सामने। जब भारत की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, उस समय मित्र देश में जो थे वो ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, पोलैंड, ये सब थे मित्र देश में। दो गुट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। पहला मित्र देश, जिसमें मुख्य रूप से भूमिका ब्रिटेन और अमेरिका की थी, और दूसरा जो गुट था उसमें इटली के तानाशाह मुसोलिनी जो फांसीवादी थे, हिटलर जो नाजीवादी थे जर्मनी के, और जापान के तोजो, ये तीनों संयुक्त रूप से ब्रिटेन के खिलाफ लड़ाई। चूँकि भारत के ऊपर बरतानिया हुकूमत का शासन था, इसलिए बरतानिया हुकूमत ये चाहती थी कि भारत जो नरसंहारी हिटलर साहब, मुसोलिनी और तोजो के खिलाफ जो जंग है, उस जंग में भारत के आज़ादी के जो नायक हैं वो अंग्रेजों का साथ थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ये प्रस्ताव था कि हमें अपनी आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों की खिलाफत करनी चाहिए, और उस लड़ाई में हमें हिटलर, मुसोलिनी और तोजो का साथ देना चाहिए। और नतीजा ये हुआ कि ताकि हम अपनी आज़ादी को प्राप्त करें। तो एक तरफ हिटलर, मुसोलिनी और तोजो भारत के आज़ादी के नायकों को अपनी तरफ खींचना चाहते थे, दूसरी तरफ वह रूस आज़ादी के नायक में महात्मा गांधी, नेहरू, पटेल, ये सब लोग थे, और दूसरी तरफ जो बरतानिया हुकूमत जो है वो ये चाहती थी कि हिटलर, तोजो और मुसोलिनी के खिलाफ गांधी, नेहरू, पटेल, ये सब के सब जो है अंग्रेजों का साथ थे।
एक बार साउथ अफ्रीका में पत्रकार ने गांधी जी से ये प्रश्न किया गया कि यदि भारत की आज़ादी में अमेरिका आपका साथ दे तो क्या आप उसकी मदद लेना चाहेंगे? तो गांधी जी ने स्पष्ट कह दिया था कि भारत अपनी आज़ादी के लिए किसी की मदद का गुलाम नहीं है। हम अपनी आज़ादी को स्वयं अपने ताकत से, अपनी योजनाओं से, अपनी नीतियों से प्राप्त करेंगे। हमें अमेरिका के सहयोग छोड़ दीजिए, हम तो उसके बारे में सपना भी देखना नहीं पसंद करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब ये प्रस्ताव दिया कि हमें भारत की आज़ादी के लिए हिटलर, मुसोलिनी और तोजो का साथ देना चाहिए, तब गांधी जी ने नेताजी से ये कहा कि ये बताइए, कोई आदमी यदि हमारी मदद करेगा तो हमारी उस मदद से यदि हमें कुछ फ़ायदा होगा तो उसमें वो अपना हक जताएगा। और आज अगर हम अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ अपनी आज़ादी के लिए यदि हम हिटलर, तोजो और मुसोलिनी का साथ देकर के आज़ादी प्राप्त कर लेते हैं, तो क्या भरोसा है कि हिटलर आज़ादी प्राप्त होने के बाद हमें आज़ाद छोड़ेगा ही, आज़ाद रखेगा? अगर मान लीजिए हम आज़ाद हो गए इन लोगों की मदद से, हिटलर, तोजो और मुसोलिनी के दम पे, तो कल को अगर हमने हिटलर और मुसोलिनी और तोजो ने हमें गुलाम बना लिया तो अब हम किससे हम गुहार लगाएंगे, किसके दम पे हम लड़ेंगे अपनी आज़ादी के लिए? इसलिए गांधी और नेहरू, इस बीच में यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल स्थिति पैदा होती है। अंग्रेज़ों की सीआईडी ने अंग्रेज़ों को इस बात की जानकारी दी कि नेताजी क्रांतिकारी नहीं है, बल्कि ये हिटलर, तोजो और मुसोलिनी के साथ मिल करके ये उनका साथ दे रहे हैं। नतीजा, अंग्रेज़ों ने इनको नज़रबंद कर दिया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, और इनकी हर गतिविधियों पर निगरानी रखते थे। और यहाँ तक कि अदालत में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ एक मुकदमा भी लागू कर दिया था, और उस मुकदमे में 25 जनवरी 1941 अथवा 42 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस को कोर्ट में पेश होना था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस तारीख को अदालत में नहीं गए और वेश बदलकर कलकत्ता से पेशावर गए, पेशावर से काबुल और काबुल से जर्मनी पहुंच गए, जहां पर हिटलर से मुलाकात हुई और हिटलर ने नेताजी को पनडुब्बी के सहारे बर्मा गोताखोर नौका के द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस को जो है बर्मा में भेज दिया। वहीं पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात रास बिहारी बसु से हुई थी।
जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज की जिम्मेदारी सौंपी, कर्नल की उपाधि दी और मेडल से सम्मानित किया। ये नेताजी का योगदान। अब प्रश्न यहाँ पे आता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार दूसरा चल रहा था, यहाँ पे प्रश्न एक और चलता है कि जो व्यक्ति जो सूचना के आधार पे हम बता रहे, जो सूचना हमें प्राप्त है, जो दस्तावेज हमारे पास है, उन दस्तावेज के आधार पे हम ये कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अपना वेश बदल करके, पहली चीज़ तो अदालत में नहीं गए, नेताजी अपराधी नहीं थे, हम नेताजी को अपराधी नहीं कह रहे हैं, हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। नेताजी अब कोर्ट में उपस्थित नहीं हुई है 25 जनवरी 1941 को। वेश बदलकर नेताजी कलकत्ता से पेशावर, पेशावर से काबुल और काबुल से जर्मनी गए। तो जो व्यक्ति पहली चीज़ अदालत में नहीं गए, तो निश्चित तौर पे वेश बदल करके जब वो गए भारत छोड़े, तो जब उन्होंने वेश बदला तो वो अपना नाम तो बदले होंगे ना। नेताजी ने अपना नाम बदला होगा। तो नेताजी का वो बदला हुआ नाम क्या था? सबसे पहले भारतीय लोगों को इस बात की तस्दीक करनी चाहिए कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस वेश बदल करके कलकत्ता से पेशावर, पेशावर से काबुल और काबुल से जर्मनी होते हुए वो गए, तो नेताजी ने अपना नाम बदल करके क्या रखा? इस बात का तस्दीक किया जाना चाहिए कि नेताजी की। और दूसरी चीज़, अभी तक तो अंग्रेज अपना नेताजी को अपना अपराधी मानते थे, लेकिन जब मुकदमा कायम हो गया तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस अब अदालत, तो उनको तलाशेगा ही, कहाँ है नेताजी, क्योंकि मुकदमा उस दिन को पेश नहीं हो रहे हैं। और जब तक कोई फाइनल रिपोर्ट नहीं लगती है, तब तक नेताजी को जीवित ही माना जाएगा, भले ही उम्र के हिसाब से उन्होंने शरीर का त्याग कर चुके होंगे, लेकिन जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं लग जाती है कि किस कारण से क्या हुआ, कैसे हुआ, तब तक दस्तावेज यही बताएंगे कि इस तारीख को उपस्थित नहीं हुए थे, इसलिए दस्तावेज के आधार पे नेताजी अभी जिंदा हैं। और इसी चीज़ के लिए मुखर्जी आयोग ने भी ये बात तो माना कि नेताजी की मृत्यु का कारण विमान का दुर्घटना होना है, लेकिन विमान में नेताजी नहीं मरे थे, क्योंकि नेताजी दुर्घटनाग्रस्त विमान में मरे नहीं थे। उनको, और ये घटना जो घटी थी वो 8 बजे से 18 अगस्त 1945 को 8 बजे से लेकर के 10 बजे के बीच में दुर्घटना, जिसमें नेताजी झुलस गए थे, जल के झुलस गए थे, और उनकी बॉडी को 3 बजे शाम को निकाला गया था विमान से। उस समय भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवित थे, और उनको जो है अस्पताल में, नानमोज अस्पताल में, सैनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर वो उनका इलाज चल रहा था। और 18 अगस्त 1945 को नेताजी शाम को 7 बजे अपनी अंतिम सांस छोड़ी, तो अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई थी। अब प्रश्न यहाँ पे यही है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस
की मृत्यु जब विमान में नहीं हुई थी, और मृत्यु का कारण जो था विमान का दुर्घटनाग्रस्त होना है, और नेताजी विमान में थे ही नहीं जब, तो उनको कैसे मान लेगा। मुखर्जी आयोग का जो ये रिपोर्ट है वो वास्तव में प्रमाणित रिपोर्ट है, क्योंकि नेताजी विमान में नहीं थे, नेताजी मरे नहीं थे विमान में, उनको जीवित हालत में निकाला गया था और वो 3 बजे सैनिक हॉस्पिटल में वो भर्ती हुए थे। अब शाम को 7 बजे तक वो जीवित रहे। शाम को 7 बजे 18 अगस्त 1945 को नेताजी सैनिक हॉस्पिटल में अंतिम सांस लिए। तो नेताजी की मृत्यु का कारण जो था, मृत्यु जो हुई थी वो सैनिक अस्पताल में हुई थी, न कि विमान में हुई थी। यहाँ पर कुछ ऐसे दस्तावेज है जिसमें नेताजी का विवाह भी दिखाया गया। नेताजी का विवाह एमिली शंकर नाम की महिला से दिखाया गया दस्तावेज, और शायद 3 साल तक वो रहे, और उनसे नेताजी को अनीता बोसपॉफ नाम की एक सुपुत्री, जो आज भी जीवित है, वो नेताजी की बेटी के रूप में दावा करती है, और वो अपना DNA टेस्ट कराने के लिए आज भी भारत सरकार से मांग करती है। नेताजी के कई जगह पे मैंने वार्तालाप भी की। मैंने कहा इनका DNA टेस्ट क्यों नहीं कराया जाता, तो कई लोगों ने इस बात से कहा कि अगर मान लीजिए नेताजी की का उनका अनीता का वो मिलता है DNA, तो क्या आप मान लेंगे? तो DNA के आधार पे तो माना ही जा सकता है, लेकिन DNA टेस्ट का कुछ भी। तो यहाँ पर एक और दस्तावेज है, लिली एम्ब्रिज नाम की एक यूरोपियन कंट्री की एक महिला थी, जिसने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई, बड़े भाई शरद चंद्र बोस को इस बात से बताया कि 1945 में आपके भाई नेताजी सुभाष चंद्र बोस मरे नहीं थे, वो जिंदा है। इसका जवाब शरद चंद्र बोस जी ने लिली एम्ब्रिज से कहा कि यदि आपको ये सूचना कि नेताजी 1945 में नहीं मरे थे, यदि आपको ये सूचना जो है यदि ये सूचना आपको अमेरिका और ब्रिटेन के सूत्रों से प्राप्त हुई है, तो हम इस पर विश्वास नहीं करेंगे, और यदि यही खबर आपको जापान के सूत्रों से प्राप्त हुई तो हम इस पे ज़्यादा भरोसा करेंगे। क्यों? क्योंकि मुसोलिनी को मुसोलिनी मारे जा चुके थे, हिटलर ने आत्महत्या कर ली थी और बच गए थे जापान के तानाशाह तोजो, जिस पर जापान पर नागासाकी हिरोशिमा पे परमाणु बम गिराया गया, जिसके आधार पर सरेंडर कर दिया था जब तोजो ने, और उस मुकदमा चलाया गया। तो CID हावड़ा ने 2 मुकदमे कायम किए थे, जिस पे ये दस्तावेज है।
वो ये कहते हैं कि नेताजी के जीवित रहने की खबर अमेरिका और ब्रिटेन के सूत्रों के माध्यम से फैलाई गई थी। 2 दस्तावेज हैं और इसीलिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भाई शरद चंद्र बोस भी इस बात पे आश्वस्त नहीं थे कि 1946 में जिस नेताजी से हम मिले थे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस वास्तव में वही थे। तो अब प्रश्न ये होता है, एक इसी में प्रश्न फिर खड़ा हो जाता है कि फैजाबाद के शक्ति सिंह के बंगले पर जो दस्तावेज प्राप्त हुए गुमनामी बाबा के बारे में, गुमनामी बाबा के बारे में तरह तरह के लोग दावे पेश करते हैं कि गुमनामी ही हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, गुमनामी ही नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, ये दावा पेश किया जाता है। लेकिन हम इस आधार पे व्यक्तिगत तौर पे ये कह सकते हैं कि गुमनामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस नहीं थे, क्योंकि मेरी शक्ति सिंह से बात हुई थी उनके फ़ोन पे और उन्होंने इस बात पे ये किया कि नेताजी सुभाष वो गुमनामी बाबा के सारे बक्से उक्से, तो गुमनामी के बक्से में कुछ ऐसे दस्तावेज थे जिस पे यूएस की एम्बेसी से चिट्ठी लिखा गया था, डियर श्री स्वामी जी करके लिखा गया था। और मुखर्जी आयोग ने गुमनामी बाबा की मृत्यु 17 सितंबर 1985 को हुई थी और गुमनामी जी के दांत और उनके रक्त के सैंपल की जांच मुखर्जी आयोग ने करवाया था, जिसमें गुमनामी के रक्त का सैंपल का डीएनए और दांतों का डीएनए जो है नेताजी के सैंपल से नहीं मैच किया। यह मुखर्जी आयोग के द्वारा की गई जांच के तहत स्पष्ट है। अब लोग दावा करते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और वो जो मुखर्जी आयोग थी उस पर जो है दबाव था, ये था, वो था। मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि इस तरीके की खबर जो है, मेरा अपना व्यक्तिगत नज़रिया है कि इस तरह की खबर देशवासियों को गुमराह करने में ज़्यादा मदद कर रहा है। अब सच्चाई ये है कि जब हिटलर आत्महत्या कर चुके थे, मुसोलिनी मारे जा चुके थे, तो जापान के तोजो बचे हुए थे, तो जापान के तोजो ने अपना जब युद्ध चल रहा था उस समय जापान ने पूरी तरीके से परेशान, ताइवान ने पूरा तरीके से परेशान कर दिया। तब जापान अरे यूएस और ब्रिटेन ने संयुक्त रूप से एक हमला किया और परमाणु बम से अटैक किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि जापान में 1 लाख से ऊपर लोग मारे गए। बाद में तो जो ने सरेंडर कर दिया, उन्हें जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है वो ताइवान के ताइहोकू एयर स्ट्रिप से जापान के लिए उड़ान भरे थे 18 अगस्त 1945 को।
और जब जापान करीब वो हवाई जहाज़ जो है उड़ान भर के करीब 20 मीटर ऊपर पे गया, तभी जहाज़ की बाईं पंखुड़ी टूट गई और वो जहाज़ नीचे टकरा करके आके गिरा और हवाई पट्टी पे रखी हुई गिट्टियों से वो जहाज़ टकरा गया, जहाज़ में आग लग गई। नेताजी झुलस गए, उनकी बॉडी झुलस गई और 3 बजे शाम को उनकी बॉडी को, नेताजी की झुलसी हुई बॉडी को विमान से निकाला गया और उनको नानमौज सैनिक अस्पताल में भर्ती किया गया 3 बजे शाम को, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस शाम को 7 बजे तक जीवित रहे। 18 अगस्त 1945 को शाम को 7 बजे तक वो जीवित रहे। और शाम को 7 बजे यानी 18 अगस्त 1945 को शाम को 7 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अंतिम सांस लिया और शाम को 7 बजे नेताजी दिवंगत हो गए। तो प्रश्न ये है कि जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर उनको नज़रबंद रखा गया था और जब वो अदालत में नहीं गए थे, पेश नहीं हुए, किसी कारण से नेताजी के ऊपर आरोप नहीं लगाया जा सकता, उनकी राष्ट्रभक्ति पर कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता है। वास्तव में राष्ट्रभक्त थे नेताजी, आज भी राष्ट्रभक्त हैं, कोई शक नहीं। लेकिन ये उनकी कूटनीति थी, हर व्यक्ति की अपनी कूटनीति होती है, जंग लड़ने का तरीका होता है, उसको हम ओपन नहीं कर सकते। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब वेश बदल करके गए तो नेताजी का बदला हुआ नाम क्या था, इस बात की खोज होनी चाहिए। और जब नेताजी, यदि इस बात में सच्चाई है कि एमली शेंकल जी से नेताजी की शादी हुई थी, तो किस नाम से शादी हुई थी? और 18 अगस्त 1945 को जब परमाणु बम जापान पे गिराया गया था, उस समय जब हवाई जहाज़ से यात्रा कर रहे थे, तो इस बात का भी तस्दीक होना चाहिए कि क्या नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस विमान में बैठे थे या नहीं। सैनिक विमान था वो, और नेताजी सैनिक विमान के रूप में बैठे थे, तो उनका बदला हुआ नाम क्या था, किस नाम से वो यात्रा कर रहे थे। और 3 बजे शाम को चूँकि बॉडी झुलस चुकी थी, तो झुलसी हुई बॉडी, उस विमान से जिस व्यक्ति की झुलसी हुई बॉडी को नानमौज सैनिक अस्पताल में भर्ती किया गया 3 बजे 18 अगस्त 1945 को शाम को 3 बजे जब भर्ती कराया गया, तो उस समय भर्ती कराए जाने वाले व्यक्ति का नाम क्या था। और शाम को 7 बजे जब नानमौज सैनिक अस्पताल में जिस व्यक्ति ने 7 बजे जो अंतिम सांस छोड़ा, उस किस नाम से वह व्यक्ति ने अंतिम सांस छोड़ा, दस्तावेज तो वहाँ मौजूद होगा।
इसमें खोजबीन की गई। और जब 18 अगस्त 1945 के बाद जब अस्पताल के प्रशासन ने इंतज़ार किया कोई इस बॉडी का क्लेम करने वाला आए, तो जब कोई बॉडी का क्लेम करने वाला नहीं आया तो वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने वहाँ के शवदाह गृह में नेताजी का अंतिम संस्कार कर दिया गया। नेताजी का नहीं, अस्पताल में जिस विमान से निकाली गई डेड बॉडी, जो बॉडी थी झुलसी हुई बॉडी, जिसने अंतिम सांस 7 बजे छोड़ा, उसका इंतज़ार करते रहे जब कोई नहीं आया, तो 21 अगस्त 1945 को नेताजी का अंतिम संस्कार किया गया। और ऐसे भी दस्तावेज हैं जिसमें जापान के रेकोजी मंदिर में नेताजी का सोने का चढ़ा हुआ, पानी चढ़ा हुआ दांत, और वो आज भी वहाँ के कलश में रखा जाता है। ये हमने आपको बताया। इसकी जांच करिए। यदि आपको कोई जरूरी हो, यदि आप चाहें तो कभी भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।